हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों समझते हैं बारी बारी से सारे प्रश्नों को। समझते हैं, पहले तो एमसीक्यू पढ़ाने वाले हैं। तो एमसीक्यू में सबसे पहला प्रश्न है कि ऊर्जा मुद्रा, ठीक। तो ऊर्जा मुद्रा क्या होता है। तो ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, एटीपी। किसको, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा को बोला जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बच्चों, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे हम बात करते हैं कि मास्टर ग्रंथि क्या होती है। तो मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है। तो मास्टर ग्रंथि बोला जाता है बच्चों पीयूष ग्रंथि को। किसको, ठीक। तो मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, मतलब पीयूष ग्रंथि से ये करती क्या है ऐसे, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर क्या बनाए रखती है, नियंत्रण बनाए रखती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। तो इससे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ठीक। मतलब मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो होती है ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण बनाए रखती है, इस कारण इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों, समझते हैं कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, ठीक। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो बच्चों बता दें कि यह अमोनिया का यूरिया में जो परिवर्तन होता है ये एक उत्सर्जी अंग है शरीर का, जिसका नाम क्या है, यकृत, लीवर, ठीक। तो यूरिया क्या करता है, ये यूरिया अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। और अमोनिया क्या है, सबको पता होगा, अमोनिया क्या होता है, NH3। क्या होता है, अमोनिया NH3 होता है। आगे समझते हैं हम, आगे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों बता दें कि हीमोग्लोबिन जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। और ये शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, ये शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। आगे समझते हैं कि क्रम रूप परिशेषिका क्या है बच्चों। क्रम रूप परिशेषिका क्या होता है, क्रम रूप परिशेषिका को इंग्लिश में कहा जाता है अपेंडिक्स। ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। कैसा अंग है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग बच्चों क्या होता है, ये भी पूछ दिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि अवशेषी अंग से आप क्या समझते होते हैं। और अवशेषी अंग क्या होते हैं, मतलब वे अंग होते हैं जिनका शरीर के अंदर कोई कार्य नहीं होता। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि मानव स्तन हो गए, ठीक, उनको भी अवशेषी अंग कहा जाता है। क्रम रूप परिशेषिका है, ठीक, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, ये भी क्या है, अवशेषी अंग है। आगे हम बात करते हैं कि फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है वो किसमें आता है बच्चों। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो आता है ये दायां आलिंद में आता है। किसमें आता है, दाएं आलिंद में आता है, आलिंद। तो बच्चों ये जो आलिंद, ये हमारा हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, ये कितने चैम्बर में बटा होता है, 4 चैम्बर में बटा होता है। तो कितने, 4, जो जिसमें से 2 आलिंद होते हैं और क्या होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त किसमें आता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो है ये किसमें आता है, दाएं आलिंद में आता है। आगे समझते हैं हम, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ है। तो बच्चों तुमको बता दें कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, तो आनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाता है, जो डीएनए जो है, डीएनए को क्या कहा जाता है, आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए का पूरा क्या नाम होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, डीऑक्सी, ठीक, राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। आगे कह रहे हैं पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो तुमको बता दें कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं 4 भाग। एक तो होता है बाह्य दल, क्या होता है, बाह्य दल। फिर मतलब से बाह्य दल, दल पुंज होता है। क्या होता है, दल पुंज होता है। और क्या होता है, पुमंग होता है। क्या होता है, पुमंग। और क्या होता है, जायांग होता है। क्या होता है, जायांग। अब यहाँ से समझेंगे कि पुष्प के कितने भाग हमने बताया। तो 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग और जायांग। आगे समझते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोमेन संपुट,
तो वुमेन संपुट ये बच्चों किसका भाग है कह रहा है, तो वुमेन संपुट जो है ये भाग होता है वृक्क नलिका का। किसका भाग होता है, वृक्क नलिका का भाग होता है। किसका, वृक्क नलिका का भाग होता है। अगला प्रश्न क्या है कि उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को क्या कहते हैं। उन्मुख होने वाला जो पादप प्ररोह होता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न जो है इसका उत्तर तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उन्मुख होने वाले जो पादप प्ररोह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आगे हम समझते हैं कि कह रहा है मादा लिंग हार्मोन। तो मादा लिंग हार्मोन कौन होता है, मादा लिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, मादा लिंग हार्मोन कौन होता है, एस्ट्रोजन को हम क्या कहते हैं, मादा लिंग हार्मोन कहते हैं। आगे है प्रश्न कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी अभी तुमको बताए थे कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है और ये किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी प्रश्न क्या करना है, तुमको ही बताना है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है। ये कमेंट बॉक्स में तुम लोग बता सकते हो कि हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न क्या है, बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला जो हार्मोन होता है वो क्या होता है। तो बच्चों बता दे तुमको, ये हार्मोन होता है जिब्रेलिन। क्या होता है, जिब्रेलिन। ठीक, तो जिब्रेलिन जो हार्मोन है ये किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने में। किसमें, बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने में, जिब्रेलिन। क्या, जिब्रेलिन। ठीक, आगे का प्रश्न क्या है, कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, तो मनुष्य में से बच्चों जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, मनुष्य में टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। अगर जोड़े में बात करता है तो जोड़े में 23 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ा कितना होता है, 46 होता है। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यकृत स्रावित करता है। तो यकृत बता दे बच्चों, यकृत जो है ये किसको स्रावित करता है, पित्त रस को स्रावित करता है। किसको, पित्त रस को स्रावित करता है। तो यकृत किसको स्रावित करता है, पित्त रस को। इसको भी ठीक तुमको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, कई बार ऐसे जब पूछा जा चुका है। ये सारे जो प्रश्न दिए गए ये सारे आपकी मतलब एक मास्टर क्लास है जिसको आपको पढ़ के ही जाना है। इससे काफी सारे प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे साइंस के पेपर में। आगे अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन की कमी से बच्चों क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। गले में क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। और ये आयोडीन की कमी से भी होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से भी घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग। आगे समझते हैं कि द्विनिषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है बच्चों, तो द्विनिषेचन जो होता है ये आवृत्त बीजी पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आवृत्त बीजी पादपों में पाया जाता है। अगर आपने इन सारे एमसीक्यू को पढ़ लिया ना तो इन्हीं से आने वाले प्रश्न होंगे आपके में से परीक्षा में। आगे कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो बच्चों बता दें कि जो रक्त का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, हीम के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीम के कारण होता है। तो पूछ दिया जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, हीम के कारण होता है। आगे समझते हैं कि अगला प्रश्न हम आते हैं क्या है, क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया को उदाहरण सही समझाइए। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। तो तुमको बता दें कि किसी उद्दीपन के प्रति, किसके प्रति, उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक जो अनुक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या हमने समझा है कि किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना जो अचानक से अनुक्रिया हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि समझते हैं, जैसे गर्म चाय का प्याला है। अब गर्म चाय प्याला को जब हम छूते हैं तो क्या होता है, इसकी जो गर्माहट होती है उसका तुरंत जानकारी क्या होती है, हमारे मस्तिष्क को बिना हस्तक्षेप के हमको पता चल जाता है ये वस्तु कैसी है, गर्म है। जैसे कि अगला समझते हैं, जैसे हमने किसी सांप को देखा तो सांप को देखते ही हम क्या करते हैं, दूर हट जाते हैं, तुरंत जैसे कूद जाते हैं। तो कूदने पर ऐसे क्या होता है, तो जो सर्प को देखा तो सर्प क्या है, उद्दीपक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, उद्दीपक का। और जैसे पीछे हट रहे हैं, अचानक से कूद रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया हुई, अनैच्छिक क्रिया, बिना हमारी इच्छा के अचानक से हो जाती है। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न ऐसे काफी अच्छा, इसको ऐसे तुमको पढ़ना है अच्छे तरीके से। अगला समझते हैं, कह रहे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प,
को क्या करते हैं, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। किसको मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन। काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कई बार पूछा जा चुका है, समझते हैं। अब ऐसे इसको समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। कार्बन 6 है तो कितने से कर देंगे, 6 से कर देंगे ना। अब यहाँ से देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर यहाँ से कितने से कर देंगे, 12 से कर देंगे। तो 12 दूना कितने हो गए, 24 हो गए। 12 तो इधर पहले से हैं, 6 से कर दिए, 6 दूना 12, 12 24 हो गए। अब यहाँ से समझते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूना 12 और 12 ये है तो 24 ये है, तो यहाँ से कितने हैं, ये 6 हैं और ये 6 12 हुए और 6 दूना 12 तो कितने हो गए, 24। ठीक, तो ये मुक्त ऑक्सीजन कर दिए, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो पौधे अपना भोजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के द्वारा बनाते हैं। आगे समझते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि वृक्क के क्या कार्य होते हैं, वृक्क के कार्य क्या होते हैं। तो बच्चों बता दें कि वृक्क जो है ये वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। कैसा अंग है, उत्सर्जी अंग है। वृक्क क्या है, उत्सर्जी अंग है। करता क्या है, ये शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जितने भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अमोनिया यूरिया, इनको सबको क्या कर देता है, मतलब शरीर से अलग कर देता है। क्या कर देता है, शरीर से उत्सर्जी अंगों के द्वारा क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो शरीर में जो बने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जी अंगों के द्वारा, उत्सर्जी अंग जैसे कौन है, ठीक, नाक हो गया, कान हो गया, मतलब त्वचा हो गई, ये सारे क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। तो इन अंगों के द्वारा क्या करना, ये अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो जैसे प्रश्न क्या कह रहा है कि वृक्क के कार्य बताना है। तो वृक्क का कार्य क्या होता है, शरीर में जो बने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, व्यर्थ पदार्थ होते हैं, कचरा होता है, वेस्टेज, उसको क्या करना, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, और ऐसे तो ये मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता करता है। और जब अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक, तो हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो क्या बना रहता है, नियंत्रित बना रहता है। क्या बना रहता है, पीएच जो है, पीएच क्या बना रहता है, नियंत्रित बना रहता है ना। तो हमारे कहने का मतलब है ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है, फिर हमारे शरीर के मतलब जो रक्त है उसके पीएच को क्या बनाए रखता है, नियंत्रित बनाए रखता है। आगे समझते हैं अगला क्या कह रहा है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो। तो बच्चों बता दें कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, मानव कल्याण, किसके लिए, मानव कल्याण हेतु, काफी ज्यादा पूछा जाता है, मानव कल्याण हेतु परिवार की संख्या को सीमित बनाना, सीमित रखना, सीमित रखना या उन्हें नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन कहलाता है। इसके लिए कई सारे जन कल्याण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उसमें लोगों को बताया जाता है कि मतलब अगर परिवार कैसा होगा, बड़ा होगा, तो बड़े परिवार से क्या होती है, काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना। बड़ा अगर परिवार है तो आप बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं पाएंगे। दूसरी बात तो ये है, अगर परिवार आपका बड़ा है तो भोजन, बच्चों को ऐसे भोजन भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाता है। जब भोजन सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उनका विकास भी नहीं हो पाता है। इसीलिए मानव कल्याण हेतु के लिए जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए क्या करना, मतलब परिवार को सीमित रखना, मतलब परिवार की संख्या को सीमित रखना ही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। जैसे कि छोटा परिवार जो होता है वो कैसा परिवार होता है, सुखी परिवार होता है। कैसा होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार। क्या होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार, सुखी परिवार।
तो परिवार में जो सदस्यों की संख्या है उसको सीमित बनाए रखना ये क्या कहलाता है बच्चों? परिवार नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवार नियोजन। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो बच्चों बता दें कि वाष्पोत्सर्जन काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो जो पौधे के वायवीय भाग होते हैं, पौधे के वायवीय भागों के द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में क्या करना? वाष्प के रूप में निकालना, या फिर ठीक कह सकते हो वाष्प के रूप में ठीक उसका उत्सर्जन करना, ये क्या कहलाता है? पौधे के जो वायवीय भाग के द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में होने वाली जो जल हानि होती है, वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सर्जन कहते हैं। बच्चों इसे पौधों की आवश्यक बुराई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधों की आवश्यक बुराई कहा जाता है। जैसे कि तुमने देखा होगा, एक क्या करेंगे, प्लांट एक लेते हैं ऐसे कोई हरा हो जो जीवित हो ना, उसमें क्या कर देते हैं हम, अगर ऐसे देखना शाम के टाइम पॉलीथीन बांध देना। क्या बांध देना? पॉलीथीन को क्या कर देना? बांध देना। और सुबह जब देखना है ऐसे कि पॉलीथीन जो होगी, मतलब या सुबह ही करना है ऐसे ये प्रक्रिया को, पॉलीथीन बांध दोगे, उसके उस पर देखोगे कुछ समय के बाद ऐसे क्या होता है, उस पर ऐसे पानी की छोटी छोटी बूंदें तुमको दिखाई देंगी पॉलीथीन पर। तो ये क्या होता है? यही क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। मतलब पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं उनके द्वारा अनावश्यक जो जल होता है, जितनी आवश्यकता होती है उसको पौधा क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, पौधे के भागों में मिल जाता है। जो शेष जल होता है वो वाष्प के रूप में क्या होता है? उत्सर्जित हो जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि समझते हैं पोषण किसे कहा जाता है? पोषण। तो बच्चों बता दें कि पोषण क्या होता है? सजीवों द्वारा, किसको द्वारा? सजीवों द्वारा भोजन को सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो बच्चों बता दें कि जितने भी जो सजीव होते हैं, मतलब जो लिविंग्स होते हैं, उनको अगर कार्य करना है तो कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? मतलब तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सजीवों को भोजन से मिलती है। भाई भोजन खाएंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी, और तभी हम कार्य कर पाएंगे। और कार्य करने की क्षमता जो होती है उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। आगे समझते हैं कि अगली ऐसे क्या डिफिनेशन है। तो अगली डिफिनेशन है बच्चों, समझते हैं कि इसी में कह रहा है कि मृत जीवी और परजीवी। ठीक, मृत जीवी ऐसे और परजीवी ऐसे क्या होते हैं? तो मृत जीवी मतलब ऐसे जीव जो होते हैं जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सड़े गले जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। और इनके द्वारा जो होने वाला पोषण होता है वो मृत जीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? मृत जीवी पोषण कहलाता है। आगे समझते हैं कि परजीवी क्या होता है। परजीवी ऐसे क्या होते हैं? मतलब ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर रहते हैं, दूसरे जीवों पर रहते हैं, जैसे जोक है, और ऐसे क्या होता है? जुआ है। तो ये क्या होते हैं? दूसरे जीवों पर रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है ये परजीवी पोषण कहलाता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। अगली ऐसी डिफिनेशन क्या है? कायिक जनन से आप क्या समझते हो? तो बच्चों बता दें कि कायिक जनन क्या होता है?
कायिक जनन, तो किसी पौधे के कायिक भाग द्वारा, किसी पौधे के कायिक भाग द्वारा। तो कायिक भाग क्या होते हैं? जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? पौधों के कायिक भाग। तो किसी पौधे के जो कायिक भाग है, कायिक भाग द्वारा, पौधे के कायिक भाग लिख सकते हो आप कॉपी में कि कायिक भाग जैसे कौन? जैसे जड़ हो गया, तना हो गया और पत्ती हो गया। तो इनके द्वारा, पत्ती के द्वारा जो नए पौधों के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन किसे कहते हैं? किसी पौधे के कायिक भाग द्वारा, जैसे कौन? जड़, तनी और पत्ती के द्वारा क्या करना? नए पौधों को उगाना ही क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। आगे समझते हैं अगला क्या है कि और ये प्रक्रिया उनमें होती है जिनमें क्या होता है? बीज नहीं बनते हैं। ऐसे पौधे जिनमें क्या होते हैं? बीज नहीं बनते, उनमें ऐसे क्या होता है? कायिक जनन के द्वारा ही नए पौधों का विकास किया जाता है। कह रहा है कि पुष्प, पुष्प क्या होता है? ये पौधों का बच्चों आकर्षक भाग होता है, बड़ा अट्रैक्टिव होता है, जो हमको और कीटों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। ये प्रकृति की सुंदरता का एक कैसा है? अनूठा उदाहरण है। और तुमको पता है कि पुष्पों का उपयोग भी आज तो ऐसे बड़े स्तर पर किया जा रहा है, इसी के द्वारा ऐसे व्यापार भी किया जा रहा है। तो समझते हैं कि पुष्प का कह रहे हैं उनके भाग बताइए। तो पुष्प के अभी ऐसे पहले पिछला क्वेश्चन था तो उसमें बताया था कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग और जायंग होता है। ठीक, तो ये क्या दिए? स्ट्रक्चर दिए किसकी? फ्लावर की, पुष्प की संरचना दी है। तो इसमें बताना ये पार्ट क्या होता है बच्चों? ये होता है वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। आगे समझते हैं इससे क्या कहते हैं? जो बत्ती के समान संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। जो ऊपर का ठीक जो भाग तस्तरी नुमा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो बत्ती के समान संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और ये जो भाग होता है ये बच्चों क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय, अंडाशय कहलाता है, अंडाशय ओम कहलाता है। आगे समझते हैं ये बच्चों तुमको दिख रहा है ये क्या है? बाह्यदल है। क्या है? बाह्यदल है। और ये क्या होते हैं? तो ये होता है तुम्हारा पुंकेसर। क्या होते हैं? पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर है। पुंकेसर, पुंकेसर हैं ये। और ये क्या है? बाह्यदल है। और इसमें ये तुमको दिख रहा है ये क्या है? परागकोश है। क्या है? परागकोश एंथर होता है। और इसमें ऐसे जो छोटे छोटे ऐसे जो कण दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। पॉलन ग्रेन कहा जाता है, जो परागण की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये क्या है बच्चों? तो ये है तुम्हारा ऐसे थैलामस, पुष्पासन जिसे कहते हैं, जिस पर पुष्प क्या होता है? टीका होता है, पुष्पासन। और इसके नीचे क्या होता है? ये पुष्प व्रंत होता है। क्या होता है? पुष्प व्रंत होता है, जिससे पुष्प पौधे से लगा होता है। तो ये आपके संरचना हो गई। आप समझते हैं ये है आपके दलपुंज हैं, सॉरी ये दलपुंज है। और जो हरे रंग के होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? बाह्यदल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्यदल, बाह्यदल कहा जाता है। तो बच्चे ये पुष्प की संरचना, इसको बना देना है। ऐसे अगर आएगी पुष्प की संरचना बनाएगी तो ऐसे बना देंगे ऐसे। आगे समझते हैं अगला क्या कह रहा है कि रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं? रुधिर वाहिनियां या कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? तो समझते हैं बच्चों रुधिर वाहिनियां क्या होती है? धमनी, कोशिका तथा सिरा। क्या? धमनी, कोशिका तथा सिरा। धमनी, कोशिका तथा सिरा तथा सिराओं को क्या कहा जाता है? रुधिर वाहिनियां कहा जाता है। क्या कहता है? रुधिर वाहिनियां कहा जाता है, जिसमें रुधिर पाया जाता है। ठीक, वाहिनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुधिर वाहिनियां कहा जाता है। तो अगर प्रश्न लिखने को आ जाएगा कि रुधिर वाहिनियां क्या है तो क्या बताओगे? धमनी, कोशिका तथा सिराओं को ही हम क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनियां कहते हैं। तो बच्चों अगला ऐसे प्रश्न है कि इसी में कह रहा है कोशिकाएं किन्हें कहते हैं?
तो कोशिकाएं जो धमनियां होती हैं ये क्या करती हैं, मतलब जब शरीर में जाती हैं तो ठीक जैसे ये क्या होती है, बढ़ जाती हैं। जब बढ़ जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, धमनिकाएं कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, मतलब धमनियां जो हैं ये शरीर के अंदर पहुंचकर ऐसे किसमें बढ़ जाती हैं, धमनिकाओं में बढ़ जाती हैं। और फिर जो धमनिकाएं होती हैं ये शरीर के अंदर जो अंग होते हैं उनमें जाकर ऐसे बढ़ जाती हैं। कैसी, महीन महीन ऐसे, मतलब जो महीन महीन ऐसे क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं उनमें बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। महीन महीन रक्त नलिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। तो क्या हमने बताया कि ऐसे कोशिकाएं क्या होती हैं, तो जो हमारे शरीर की जो धमनियां होती हैं ये जब शरीर के भागों में पहुंचती हैं, मतलब शरीर में पहुंचती हैं, तो इन्हें हम किसमें बढ़ जाती हैं, धमनिकाओं में बढ़ जाती हैं। और ये जो धमनिकाएं होती हैं जिस जब शरीर के अंगों में पहुंचती हैं और महीन महीन से रक्त नलिकाएं से बनाती हैं, तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। आगे समझते हैं, आगे का प्रश्न बच्चों है अगला है कि हार्मोन तथा विकर से आप क्या समझते हो। हार्मोन तथा विकर से क्या समझते हो। समझते हैं कि हार्मोन या विकर किसे कहते हैं। हार्मोन या विकर किसे कहते हैं बच्चों, तो वे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रिया, जो जैव रासायनिक क्रिया जो जैव रासायनिक क्रिया और किसमें, वृद्धि एवं विकास, उनकी वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण में क्या होते हैं, वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण में क्या होते हैं, वृद्धि विकास और जो प्रजनन है इसके नियंत्रण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन। तो हार्मोन की परिभाषा क्या लिखेंगे, ठीक, मतलब तो हार्मोन जो है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यहाँ से वैज्ञानिक किसने किया था, स्टार्लिंग ने किया था। हार्मोन क्या होते हैं, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक क्रिया, वृद्धि एवं विकास और उनके प्रजनन में क्या होते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। नियंत्रित भी करते हैं, उसमें सहायक भी होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। आगे समझते हैं कि अगला ऐसा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विकार किसे कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर हार्मोन जो होते हैं इनकी अधिकता हो जाती है, और या फिर कभी कभी ऐसे क्या होता है, इनकी कमी हो जाती है, न्यूनता हो जाती है। तो कमी से भी ऐसे बीमारी उत्पन्न हो जाती है, और अधिकता जो अगर ज्यादा हो जाएगा तब भी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो जैसे कि एक हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर में ऐसे क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे हमारी क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, शुगर रोग हो जाता है। पूछ दिया जाता है कि शुगर रोग किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज। तो आगे समझते हैं बच्चों ऐसे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोन विकर कहते हैं। जब हमारे शरीर में मतलब हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं तो इसी को हम क्या कहा जाता है, हार्मोन विकार बोला जाता है। आगे समझते हैं कि आपसी श्वसन क्या होता है और अनाक्षी श्वसन क्या होता है। तो बच्चों जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, किसकी, जब हमने क्या बताया कि श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। मान लो पेपर में आ गया कि ऑक्सी श्वसन से आप क्या समझते हैं, तो ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, जब जो श्वसन की प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती, तो इसे क्या कहा जाता है, अनाक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाक्सी श्वसन कहते हैं। आगे हमने प्रतिवर्ती क्रिया तो तुमको बता ही चुके हैं। आगे प्रश्न के अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो बच्चों अनुवांशिकी किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान की ये वो शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आनुवांशिक लक्षणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका यहाँ से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का
मानसिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जैव अनुवांशिकी कहते हैं। फादर ऑफ जैसे जेनेटिक साइंस कौन है, तो ऐसे कौन सा है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसको, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आगे समझते बच्चों की निषेचन क्या है। निषेचन क्या होता है समझेंगे। नर व मादा, नर युग्मक कौन, नर युग्मक, तो नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक, मादा युग्मक कौन होते हैं, अंडाणु। मादा युग्मक अंडाणु, तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, इनके मिलने की क्रिया, इनके संयुग्मन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं बच्चों, ठीक, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ठीक, दोनों के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जायगोट। तो जायगोट बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो इसको तुम कॉपी में लिख सकते हो कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया जो होती है और इससे बना जो युग्मनज होता है, ठीक, बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आसान सी परिभाषा है। आगे समझते हैं कि जनन किसे कहते हैं। तो बच्चों ये जो जनन है, ये जीवधारियों का, सभी जीवधारियों का एक आवश्यक प्रक्रिया मानी जाती है। क्यों, क्योंकि सभी जीवधारी जो हैं अपनी जात की नियंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने समान दूसरे जीवों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो जनन क्या होता है बच्चों, कि सभी जो जीव जंतु हैं अपनी जात की नियंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपने समान दूसरे जीवों को जन्म देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ठीक ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।